नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन को प्रैक्टिस करें जिससे आपकी अभ्यास और भी अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिश में लगा हुआ है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से हिंसक वारदातों और घुसपैठ में तेजी से यही इंगित होता है। खुफिया स्रोतों के हवालों से छपी रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना की सरपरस्ती में भारत के दूसरे हिस्से में भी आतंकवादी हमलों का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी सिलसिले में रविवार को इस्लामाबाद में कुख्यात माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों के साथ आतंकी गिरोह लश्कर-ए-तैयबा के सरगनाओं से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात मुंबई हमले की तरह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि लश्कर भारत में ऐसे कई हमले कर चुका है। दाऊद इब्राहिम वर्षों तक दुबई से मुंबई में तस्करी, हत्याएं और अन्य आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता रहा था और मुंबई बम धमाकों के बाद से वह ISI के संरक्षण में पाकिस्तान में रह रहा है। इसी तरह से लश्कर सरगना हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर को भी सरकार और सेना की सह मिली हुई है। रविवार की बैठक से कुछ समय पहले भी इब्राहिम के कराची स्थित आवास पर आतंकियों की मुलाकात की जानकारी मिली है। ऐसे संकेत मिले हैं कि ये लोग समुद्री रास्ते से गुजरात या महाराष्ट्र हथियारों की खेप भेजने की जुगत लगा रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI की इच्छा है कि उन हथियारों का इस्तेमाल भारत में इब्राहिम के सक्रिय गुर्गे करें। बीते सालों में भारत के सघन कूटनीतिक अभियान की वजह से लश्कर और उसका सरगना हाफिज सईद कुछ ढीले पड़े हैं और ISI कश्मीर में हमलों के लिए ज़्यादातर जैश के आतंकियों को काम में ला रही है। भारतीय सेना की कार्रवाई तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मसूद अजहर पर पाबंदी लगाए जाने तथा हाफिज सईद के कारनामों को दुनिया के सामने लाने जैसी कोशिशों से ISI और ये गिरोह दबाव में हैं तथा हमलावर होकर अपने आतंकी कारोबार को फिर से बहाल करने की फिराक में हैं। आतंकवाद कुछ गिरोह की कारस्तानी नहीं होता है, उसके पीछे कुछ देशों की सरकारी और सैनिक मशीनरी का हाथ होता है। भारत और अफ़गानिस्तान को हिंसा और आतंक से अस्थिर करने का रवैया पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी धरती पर सक्रिय गिरोहों को खत्म करने का भरोसा दिलाते रहते हैं, पर हकीकत में वे भी पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों पर ही अमल कर रहे हैं। हालांकि भारत आतंकवाद के
खिलाफ कमर कस चुका है और कई सालों से कश्मीर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगाने में कामयाबी भी मिली है, लेकिन इस मोर्चे पर पूरी मुस्तैदी की दरकार है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स चलिए अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा हिंदुस्तान पेपर से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना महामारी के मद्देनज़र केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो समन्वय बनता दिख रहा है वह न केवल उपयोगी बल्कि स्वागत योग्य भी है। इस महामारी के समय केंद्र व राज्यों के बीच और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो समन्वय या समझ की दृष्टि स्थापित होगी वह हमेशा देश के काम आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना से जूझना किसी एक के वश की बात नहीं है। सब समझ और समन्वय से चलेंगे तो कोई राह निकलेगी। हर कोई सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है गरीब भोजन व रोजगार की बहाली चाह रहे हैं तो अमीरों को आर्थिक पैकेज और समर्थन की उम्मीद है ताकि उनके कल कारखानों दफ्तरों के काम में तेजी आ सके। बेशक यदि किसी एक बड़े राज्य में भी भोजन व रोजगार की बहाली होगी तो उसके फायदे और सबक अन्य राज्यों तक पहुंचेंगे। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने की स्पष्ट मांग की है। वही गुजरात जैसे राज्य भी हैं जो अब और लॉकडाउन झेलने के पक्ष में नहीं है। लॉकडाउन के कारण मजदूरों का लौटना भी एक दुखद समस्या बन गया है। लॉकडाउन के 3 चरणों में हमने देख लिया है मजदूरों की वापसी धीरे धीरे हो रही है। जैसे किसी बांध में जल स्तर बढ़ाया जाता है तो हर बार कुछ गांव डूब में आ जाते हैं और विस्थापन होता है। ठीक वैसा ही लॉकडाउन के समय हम देख रहे हैं। शायद किसी सरकार के पास ऐसे आंकड़े नहीं हैं जिनसे पता चले कि भारत में कितने कामगार बिना रोजगार कमाई कितने दिनों तक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। चूँकि सरकारों के पास कामगार वर्ग को समझने के मुकम्मल आंकड़े नहीं हैं, इसलिए लॉकडाउन के हर दिन हम एक नई आबादी को सड़कों पर निकलते देख रहे हैं। सरकारों के बीच अगर प्रशंसनीय समन्वय होता तो किसी भी मजदूर को अमानवीय ढंग से इतना पैदल न चलना पड़ता। बड़ी संख्या में मजदूरों के लिए चलाई जा रही ट्रेनों के बावजूद अगर वे सड़कों पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है सरकारों और सरकार के विभागों में पर्याप्त समन्वय नहीं है। पुलिस कहीं लोगों को रोक रही है तो कहीं जाने दे रही है। मतलब पुलिस के पास भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। जांच, अस्पताल, इलाज और क्वारंटीन सेंटर की सुविधाओं में भी एक सी गुणवत्ता नहीं है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों और राज्यों में कोरोना से जंग में समान रूप से चिंता, तैयारी और क्रियान्वयन दिखना ही चाहिए। सावधान रहना होगा। अगर समन्वय के साथ समान गुणवत्ता नहीं बरती गई तो एक राज्य दूसरे को कोरोना देता रहेगा। बीते 51 दिनों में 5वीं बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई है। क्या ज़रूरत
को देखते हुए सभी परिवहन मंत्रियों, सचिवों, अधिकारियों की बैठक नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसी ही बैठक चिकित्सा, वित्त, वाणिज्य और शिक्षा में समन्वय के लिए नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री लगातार जो संकेत दे रहे हैं उससे स्पष्ट है आने वाले दिनों में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। यह स्वाभाविक और आवश्यक भी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने के लिए राज्य सरकारों को आगे बढ़कर परस्पर सही बेहतर समन्वय करना होगा। राज्यों के बीच बेहतर समन्वय होगा तो वे केंद्र सरकार से अपना हक या सहयोग मांगने में ज़्यादा समर्थ होंगे। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशनल बढ़े।